गुड मॉर्निंग। आज हमारे 120 प्रीवियस ईयर टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट नंबर 2 होगा, जो कि हुआ था 17 अगस्त 2022 को सिर्फ 2 में। आइए शुरू करते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि 16 प्लस की जगह पे भाग देना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई यानी गुना देना है, 8 भाग की जगह पे -3 और गुना की जगह पे +2। तो इसको बोर्ड मास नियम से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 16 भागा 4 यानी कि 4 आएगा इंटू 8 माइनस 3 + 2। फिर गुना का काम होगा, 8 चौका 32, उसके बाद -3 + 2, उसके बाद जोड़ का काम होगा यानी कि 34 माइनस 3 यानी कि सबसे लास्ट में माइनस का काम होगा जो कि आएगा 31। नहीं, आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सच मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का पालन करते हैं। सभी फोन टैबलेट हैं, कोई भी फोन टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, और सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। ये कथन दिया हुआ है। कुछ ड्राइव फोन है, ड्राइव यहाँ पे है और फोन यहाँ पे है। होगा क्या कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट तक जाने में सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा निगेटिव है, तो वो तीनों स्टेटमेंट मिलके निगेटिव निष्कर्ष देंगे। तो पहला जो कुछ ड्राइव फोन है गलत हो जाएगा। सेकंड है कुछ कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर यहाँ पे है और फोन यहाँ पे है। ये पॉजिटिव तो है और ये निगेटिव है, दोनों मिलकर निगेटिव निष्कर्ष देंगे, इसलिए सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड आपका है कोई भी टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई भी टैबलेट ड्राइव नहीं है। टैबलेट यहाँ पे है और ड्राइव यहाँ पे है। सही हो सकता है। अब मिला लेते हैं। यहाँ पे टैबलेट को 100 चाहिए, यहाँ पे टैबलेट 100 है, यहाँ पे ड्राइव को 100 चाहिए, यहाँ पे ड्राइव 100 है, इसलिए थर्ड सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें दी गई संबंधों के बीच संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। पहला सेट दिया है 35, 12 और 29। चलिए देखते हैं। 35 और 29, 6 डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 12 आएगा। सेकंड है 23, 16 और 31। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। चलिए देखते हैं, इसी तरह सबका चेक करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, नहीं आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट है 19 और 23, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ये हमारा आंसर है। इसके आगे इन दोनों का डिफरेंस 8 है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, जो कि नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 3 है और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जो कि नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बी होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगला है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यू से डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, प्लस का 2 कह सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई, इसको भी प्लस का 2 कह सकते हैं, वाई जेड ए, इसको भी प्लस का 2 कह सकते हैं। तो फिर ए बी सी प्लस का 2 करेंगे तो हमारा आएगा पहला सी, जो कि 3 ऑप्शन में है। ए सी ए डी, ए में है, सी में है और डी में है।
चलिए सेकंड प्लस वाला चेक करते हैं। सी से एफ, डी डी ई एफ +3 कर सकते हैं। एफ जी एच आई +3 कर सकते हैं। आई से एल, आई जे के एल +3 कर सकते हैं। तो एल से +3 करेंगे, एल एम एन ओ, तो ओ आएगा जो कि दो ऑप्शन में है, ए और सी। नेक्स्ट चेक करेंगे के से ओ, के एल एम एन ओ +4 करेंगे। के से ओ +4 है। ओ से एस, ओ पी क्यू आर एस, ओ से एस प्लस का 4 है। एस टी यू भी डब्ल्यू प्लस का 4 है। एस से डब्ल्यू प्लस का 4 है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए प्लस का 4 करेंगे तो ए आएगा जो कि सी ओ ए। फिर से दोनों में है। अब आ जाते हैं ये इस पे 4 9 19 39। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 1 19, 19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 और 1 39, तो 39 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 और 1 79 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? चलिए देखते हैं। इंच जो है वो बड़ा है y से, y जो है बड़ा है s से या फिर बराबर है s के, s इक्वल है x के, x इक्वल है a के, और a जो है वो बड़ा है w से। तो देखिए s से इक्वल a है, a के इक्वल x है, और एक a जो है बड़ा है w से, तो इसमें होगा क्या? चलिए निष्कर्ष देखते हैं। इंच छोटा है s से, इंच यहाँ पे डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि इंच जो है s से बड़ा है हर कंडीशन में, तो पहला गलत है। दूसरा, a छोटा है या बराबर है y के, a जो है या तो y से छोटा हो सकता है, ओके, अगर s y से छोटा है तो a भी छोटा होगा, या फिर a के बराबर भी हो सकता है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो सही है। चलिए नेक्स्ट है। फ्यूल को 50 लिखते हैं, जे को 44 लिखते हैं, तो एफ ए आर ई फेयर को क्या लिखेंगे? तो फ्यूल F6, यू क्या होगा? FTU 21, E5, L KL 12, 12 5 17 और 17 और 21, 38 और 17 और 21, 38 और 6 44 प्लस 6 यानी कि 50 होगा। JWR JK, J10, E5, E5, RST R18, 18 और 10 28 और 10 38, 38 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 44 आएगा। चलिए तो फेयर का क्या होगा? F6 A1 R18 E5, 5 और एक 6, 16 6 22, 22 और 18 40, 40 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आएगा 46। ओके, ऑप्शन में नहीं है, फिर से जोड़ते हैं। F6 है ना, 16 नहीं है, सॉरी, F6 6, 6 और एक 6 और एक 7, 18 7 25 5 30 और 6 36, 36 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न। चलिए देखते हैं। COW काव, BOY काउबॉय को लिखा जाता है WOC और YOB। सिंपल है, हाफ करके उल्टा कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। हाफ करके उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हम भी देखेंगे किसका हाफ और उल्टा है। ये यहां से हाफ होगा तो ORC होना चाहिए था, जो कि ORD है, तो पहला नहीं होगा। PIC CIP फर्स्ट हाफ इसका उल्टा है। सेकंड हाफ चेक करेंगे LKE, जो कि होना चाहिए था ELK, तो हमारा बी गलत है। सी फ्लावर का OLF, ठीक है, FLO, और इसको उल्टा करेंगे तो WER, ठीक है, ये हमारा सही है। ये नहीं होगा फिर, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दोस्त PQRSTU और V, तीन तीन छह और एक साथ एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है जिसके चारों तरफ 6 दोस्त बैठे हैं, 7 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। Q और S के बीच केवल R बैठा है, P और V के बीच केवल T बैठा है, U V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सॉरी, V U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। U के बाईं ओर 1 2 3, तीसरे स्थान पे V है। P और V के बीच में केवल T बैठा है, तो P यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। V V जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर Q यहाँ होगा तो 1 2 3 V Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। Q और S के बीच केवल R बैठा है, तो यहाँ पे S होगा, यहाँ पे R होगा। P और V के बीच केवल T बैठा है, यानी यहाँ P होगा और यहाँ T होगा। क्वेश्चन इसका क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गया है। क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं। R के दाहिने ओर कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा S। अगला क्वेश्चन है, द्विज पलक रवणित सेजल और तपन एक गोलाकार मुंह के चारों ओर, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। टोटल लोग 1 2 3 4 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 लोग हैं। द्विज पलक रवणीत सेजल और तपन, रवणीत और तपन के बीच केवल एक पलक बैठी है। सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तपन है, ठीक है। रवणीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है, यहाँ पे रवणीत होगा, तब यहाँ पे पलक होगी। रवनीत और द्विज के बीच केवल सेजल है, तो यहाँ रवनीत है, यहाँ द्विज है। कह रहा है कि तपन के एकदम इमीडिएट बाएं कौन बैठा है? तपन के इमीडिएट बाएं द्विज बैठा है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ेगा। ये पश्चिम, यहाँ बिंदु अगर ए है तो ए से बी तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ा। फिर उसे दायां मोड़ लेकर 70 मीटर चलना पड़ा। फिर बाएं मोड़ लेकर 150 मीटर चलना पड़ा। फिर यहाँ से बाएं मोड़ लेकर 70 मीटर चलना पड़ा। फिर एक और बाएं मोड़ लेना पड़ा यहाँ से बाएं, और 90 मीटर चलना पड़ा। फिर दाहिने 100 मीटर चलकर, जो कि दाहिने नीचे होगा, 100 मीटर चलकर
अंत में बाएं मुड़ना होगा और 130 मीटर चलना होगा। बिंदु ए से बी बिंदु ए से बी कितनी दूर और किस दिशा में है? यहां से यहां कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए यहां से यहां तक तो 60 मीटर हुआ और ये 70 दिया है, तो ये 170 हो गया। तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा तो इस वाले पार्ट का डिस्टेंस होगा मतलब 100 मीटर और नीचे के साइड यानी कि दक्षिण 100 मीटर दक्षिण यानी कि सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे 1 है, उसके ऊपर 2 3 4 5 6 और 7। सबसे ऊपर 7 है और सबसे नीचे 1 है। आर सबसे ऊपरी, चलिए शुरू से करते हैं। इसके ऊपर मंजिल 2 है, इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल 7 है। क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, क्यू जो है वो 2 पे रहता है। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, अभी छोड़ देते हैं। आर जो है सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो आर 7 पे होगा। और आर जो है यू के ठीक ऊपर रहता है यानी कि यू 6 पे होगा। एस वी की मंजिल के नीचे वाले पे है, छोड़ देते हैं। आई और टी और पी मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, टी और पी छोड़ देते हैं। चलिए टी और पी मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, आर और पी मंजिलों के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, तो पी यहाँ पे होगा। तो 1 2 3 पी सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे पूछा है पी किस मंजिल पे रहता है, तो हमको अभी ही मिल गया, पी जो है वो मंजिल 5 पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और प्रश्नों का उत्तर दें। श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है? चलिए 5 के पहले एक के पहले सम संख्या नहीं है, 2 के पहले सम संख्या नहीं है, 6 के पहले सम संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, 3 के पहले सम संख्या नहीं है, बाद में है। 3 के पहले 6 सम संख्या है और 8 बाद में भी सम संख्या है, तो 3 8 6 8 और 3 तीनों है। चलिए नेक्स्ट है 5 से पहले सम संख्या है, बाद में नहीं है। इसी तरह चेक करते 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 2 से पहले नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक बाद में भी एक सम संख्या और पहले भी एक सम संख्या है, ये यहाँ पे है 2 5 और 6। इसके अलावा बाद में सम संख्या जहाँ जहाँ है सारा चेक कर लेंगे, कहीं नहीं है, यानी कि ऐसी कुल संख्या 2 है। नेक्स्ट है 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, कथनों को सच मानते हुए विचार करें। पहला दिया है कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कंप्यूटर का 100 मार्कर का 50, सभी रेजर मार्कर है 100 50, सभी पेन इरेजर है 100 50। कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर यहाँ पे है, पेन यहाँ पर है, सही हो सकता है। ठीक है, सभी पेन इरेजर हैं, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, इरेजर यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है। कंप्यूटर और इरेजर निगेटिव आना चाहिए निष्कर्ष, जो कि पॉजिटिव दिया है यानी गलत है, केवल निष्कर्ष 1 का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है, 6 5 4 3 2 1। कह रहा है कि वी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, टी यू और डब्ल्यू के बीच में रहता है, डब्ल्यू मंजिल संख्या 2 पे रहता है, तो यहाँ पे टी होगा और यहाँ पे यू होगा। एक्स और यू क्रम सम संख्या पे रहते हैं, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक बच गया, जो भी होगा। मंजिल संख्या 5 पे टी नहीं रहता है,
यू नहीं रहता है, एक्स नहीं रहता है, तो एस रहता होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 124, 129 प्लस 5, 129, 136 प्लस 7, 136, 145 प्लस 9, 145 प्लस 11, 156 प्लस 13 होगा, तो बचेगा 169। क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न में संख्या और प्रतीकों के एक समूह में नीचे दी गई और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन। पहला शर्त है, यदि पहले दो तत्व संख्याएं हैं और अंतिम एक प्रतीक है। पहला दो तत्व संख्या तो है लेकिन अंतिम एक प्रतीक नहीं है, इसीलिए कंडीशन नंबर 1 लागू नहीं होगा। यदि दूसरा तत्व प्रतीक है, दूसरा तत्व प्रतीक नहीं है, इसलिए शर्त नंबर 2 लागू नहीं होगा। यदि प्रश्न में कोई संख्या है जिसके तुरंत पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में दिखाई देने वाली पहली और अंतिम संख्या तो है, संख्या के तुरंत पहले अभाज्य संख्या है। तो क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट का कोड आपस में बदल जाएगा। तो 7 का कोड कितना है? 7 का कोड यहाँ पे डी है, तो जो कि 3 का कोड हो जाएगा। लास्ट में एक ही दिख रहा है, इसलिए आंसर मार्क करेंगे। बनाने का आगे जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 3 का कोड जो है वो जे है, तो 7 का कोड होगा जे। उसके बाद सबका कोड जो होगा वो लिख देंगे। 9 का कोड है एल, और उसके बाद एंड का कोड है यहाँ पे एफ पी ए एच, सबका कोड है, तो ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है, यदि संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए। 3 विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 5 होगा। 4 सम संख्या है तो 1 घटाएंगे 3 होगा। 1 विषम है 3 होगा। 3 विषम है 5 होगा। 5 विषम है 7 होगा। 2 सम है 1 होगा। 7 विषम है 9 होगा, और 8 सम है तो 7 होगा। तो बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरा ये, और दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा 1। 3 और 1 क्या होगा, ऐड करेंगे तो 4। क्वेश्चन नंबर 18। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे इसमें है। तो इसमें क्या रिलेशन है, एक मिनट। 12 और 18 को जोड़ते हैं तो आता है 30, और 30 का हाफ करेंगे तो आएगा 15। तो ये जोड़ के हाफ किया हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 25 70, 70 का आधा 35। ठीक है। 15 और 25 40 होता है, 40 का आधा करेंगे 20 आएगा। पहला हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं। 13 और 10, सॉरी 13 और 17, 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है, दूसरा नहीं होगा। 19 और 1 20 होता है, और 20 का आधा 10 होता है, नहीं होगा। 14 और 14 28 होता है, 28 का आधा 14 होगा, जो कि नहीं होगा। तो आंसर बच गया ए। इसमें एक और कंडीशन फॉलो कर रहा है। जैसे ये 12 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 15 आएगा, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18। इक्वल नंबर पढ़ रहा है दोनों स्टेप में। यहाँ पे देखिए 25 में 10 जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 आएगा, उल्टा सीधा चलेगा। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आएगा। पहला फॉलो कर रहा है। दूसरा यहाँ पे तो 3 माइनस है, यहाँ पे 7 प्लस है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 17 माइनस है या प्लस है, जो भी कहिए, नहीं होगा। 14 में 14 प्लस है, फिर माइनस है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो दो दो कंडीशन से हमारा आंसर मिल सकता है, आंसर ए। नेक्स्ट है, पी ओ पी क्यू आर एस टी और यू 7 डब्बे हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा गया है।
आर और पी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। एस और टी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। पी और क्यू के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। क्यू सबसे नीचे है, पी और क्यू के बीच एक डब्बा है, और क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। एस और टी के बीच में केवल एक डब्बा है। कितने डब्बे रखे गए हैं, हमको यहीं पे आंसर मिल जा रहा है, ऊपर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भाग में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या बताती है। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं? ये अकाउंटेंट है जो कि द्विभाषी भी है, 15। और कोई है नहीं, ये अकाउंटेंट है, पुरुष है लेकिन भाषी नहीं है। ये अकाउंटेंट है, ये द्विभाषी है, ये दोनों हैं। 15 और 9 24। 24 लोग ऐसे हैं जो अकाउंटेंट भी हैं और द्विभाषी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एच जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग हैं। एच जो है वो जी के एक मिनट, एच जो है वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ और के एक दूसरे के बगल में है, और एफ और ई दोनों आई के बगल में है। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में है। ये पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है। जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये ठीक बगल में कौन बैठा है, पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आ गया जी। ऐसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। चलिए, एफ और के एक दूसरे के बगल में है। के अगर सबसे लास्ट में है तो एफ यहाँ पे होगा। इस वाला लाइन को हटाइए। एफ और ई दोनों आई के बगल में है, तो आई के बगल में एफ और ई है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, सातों का सीक्वेंस मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन और उसके बाद दो तर्क 1 और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और बताएं कौन सा तर्क कथन को मजबूत बनाता है। जो कथन को मजबूत बनाए वैसा तर्क चुनना है। कथन क्या है, अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है जो अपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं करते हैं। पहला तर्क, सरकार ने सभी निवासियों के लिए सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करना अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल, अगर सरकार अनिवार्य करेगी तो ये इस कथन को मजबूत करेगा। दूसरा है, कचरों को अलग अलग करने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे और गीले कचरे के लिए अलग डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। बिल्कुल, अगर उपलब्ध कराए गए हैं वो भी इसको, इस वाले कथन को मजबूत करेगा, यानी कि तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 11, 21, 43, 97, 179। ये 97 है ना। चलिए आगे इसको देखेंगे, गुना 2 -1। नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 26, इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 82। देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 16, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 32। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस 8, इनका डिफरेंस 8, तो इनका डिफरेंस भी 8 होगा, यानी कि यहाँ पे 40 प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे 122 होगा, यानी कि यहाँ पे 1, 7 दूना 10, 0 कैरी 1,
एक 2 1 3 301 होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों को सही क्रम में का चयन करें जिनको निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा सके। 20 4 6 2 14 18। अगर हम 1 चेक करते हैं तो 20 + 4 बराबर 6 भाग 2 गुना 14 + 18। तो यहाँ पे 14 तिया 42 और 18 60 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, तो पहला नहीं होगा। सेकंड 20 भागा 4 गुना 6 + 2 इज इक्वल टू 14 + 18, यानी कि 5 6 × 5 30 + 2 32 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी हो, तो परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी श्रृंखलाएं हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो सबसे पहले बदलेंगे जो कि अभाज्य के साथ साथ सम भी हो। तो किसको बदलना है? सभी सम संख्याओं को। तो वैसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों हो, क्या होता है? तो इसको 2 से चेंज करेंगे, सम संख्या और क्या है? 2 से चेंज करेंगे, सम संख्या और क्या है? 2 तो खुद एक सम संख्या है। 2 से चेंज करेंगे और इस सब 2 से चेंज कर दिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? संख्या ये है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या ये है, ठीक पहले एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। संख्या ये है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या ये है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या ये है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या यह है, ठीक पहले अभाज्य है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी कि 1। संख्या यह है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या यह है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या ये नहीं है। संख्या ये नहीं है, ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या यह है, संख्या ठीक पहले अभाज्य बाद में एक प्रतीक। 5 2 ये है। संख्या ठीक पहले अभाज्य नहीं है। संख्या ठीक पहले अभाज्य बाद में प्रतीक, ये हो गया। संख्या ठीक पहले अभाज्य बाद में प्रतीक, ये हो गया। संख्या नहीं है। तो ऐसे टोटल 4 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। जेड जो है वो आर से बड़ा है। आर जो है या तो वाई से बड़ा है या फिर वाई के बराबर है। वाई जो है पी से बड़ा है। वाई जो है पी से बड़ा है। पी जो है क्यू के बराबर है। पी जो है क्यू के बराबर है। क्यू जो है वो छोटा है एन से या फिर बराबर है एन के। क्यू जो है छोटा है एन के या फिर बराबर है एन के। एन जो है छोटा है एस से। एन जो है छोटा है एस से। पहला, पी बड़ा है एस से। नहीं, यह पी या तो छोटा होगा, क्योंकि एस एन से बड़ा है और एन क्यू से बड़ा है। के बराबर है तो पी एन के बराबर होगा, और एस एन से बड़ा है तो एस बड़ा होगा पी से। पहला गलत। दूसरा, जेड छोटा है क्यू से। क्यू यहाँ है, क्यू बराबर है पी के। वाई बड़ा है। अगर वाई आर के बराबर भी होता है तो आर से बड़ा जेड है, यानी कि जेड जो है हर कंडीशन में क्यू से बड़ा होगा, यानी कि दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऊपर लिखी ऐसी कितनी संख्याएं हैं
के संख्या जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक और तुरंत पहले भी एक प्रतीक। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये सारी संख्याएं हैं। अब इनके तुरंत पहले और बाद प्रतीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ये है, एक ये है, नहीं है, तुरंत पहले और एक बाद। ऐसी टोटल 3 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनील उत्तर की ओर मुख करके 10 मीटर चला। उत्तर की ओर इधर मुंह करके पहले चला। पहले बाएं मुड़ा, बाएं के लिए निगेटिव लेते हैं, फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने के लिए पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। दाहिने के लिए पॉजिटिव, फिर दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी एक बार बाएं मुड़ा और 2 बार दाएं मुड़ा। तो एक बार बाएं से एक बार दाएं कट गया, बच गया एक। यानी कि अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो एक बार दाहिने ओर मुड़ा, दाहिने ओर मुड़ा तो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा होगा। यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन दिन होगा? एक साल में 1 ऑड डे होता है। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो 2 साल में 2 ऑड डे होगा। यानी कि अगर 15 मार्च 2022 को ट्यूसडे था तो 15 मार्च 2022 को होगा ट्यूसडे से 2, 2020 को होगा ट्यूसडे से 2 कम, यानी कि ट्यूसडे, मंडे, संडे। आंसर होगा रविवार, इसका बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित चित्र में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है। ये विद्यार्थी हैं। वृत्त लड़कियों को, ये गर्ल्स। अंडाकृति कला संकाय, ये आर्ट्स। और त्रिभुज जो है खेलकूद। कह रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया है। लड़की होनी चाहिए, विद्यार्थी होनी चाहिए, यानी कि आयत में होगा और सर्कल में होगा और कला संकाय यानी कि आर्ट्स में होगी। चयन किया है जो खेल कूद में भाग नहीं लेती है, यानी कि ट्रायंगल में नहीं होगा। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं? 211 जिन्होंने आर्ट्स लिया है और कला संकाय का चयन किया है, 211। तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेलकूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं? ये व्यक्ति हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं, लड़कियां नहीं है, और कला संकाय का चयन किया है, ये वाला है ना। 211 और 178, यानी कि डी आंसर। मैथ्स। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 4 बिंदु जो संरेख नहीं होंगे उनसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन्स खींची जा सकती हैं। इसका फॉर्मूला होता है जब असंरक्षित बिंदु दिया हो, अगर बिंदु n है तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर 4 अलग अलग बिंदु हैं तो 4 गुना 4 में से 1 कम होगा, 3 बटा में 2 कहते हैं 12, 12 बटा में 2 यानी कि 6 आंसर हो गया इसका ए। 5 पुरुष और 6 महिला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये टोटल कार्य आ जाएगा जो कि इक्वल होगा 3 पुरुष 5 महिला के 9 दिन का कार्य के बराबर। तो पुरुष और महिला की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 30 पुरुष 36 महिला इज इक्वल टू 27 पुरुष प्लस
45 महिला, ये इधर, ये इधर, तो 30 में से 27 जाएगा, बचेगा 3 पुरुष इज इक्वल टू 9 महिला, यानी कि 1 पुरुष जो होगा 3 महिला के इक्वल इफिशियंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 पुरुष है तो इसको महिला में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि महिला को पुरुष में कन्वर्ट करने में फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 1 पुरुष इज इक्वल टू 3 महिला, तो 3 पुरुष इज इक्वल टू 9 महिला, तो 9 5 14 महिला गुना 9, 126 टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को, 3 पुरुष यानी कि 9 महिला प्लस 2 महिला, यानी कि टोटल 11 महिला 126 से कार्य को कितने दिन में कर लेगी, तो 11 से 11/5/11 होगा ए आंसर। क्वेश्चन 33, 14 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। फादर और सन रेशियो 3:1। 14 वर्ष पहले, वर्तमान में उनकी आयु का रेशियो है 2:1। तो कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी कि 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है, जो कि 3 से कटना चाहिए। ये नंबर नहीं कट रहा है, ये नंबर नहीं कट रहा है, 8 4 12 ये नंबर कटेगा और ये नंबर कटेगा। अब क्या करेंगे ना कि 14 साल पहले वाले रेशियो से चेक कर लेंगे। इनका 4 आ रहा है तो ये 4 से कटना चाहिए। 14 साल पहले इसका वैल्यू होगा 56, जो कि 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। और 14 साल पहले इसका वैल्यू होगा 62, जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो बच जाता है कि ऑप्शन 84 आंसर। अब इसको बनाएंगे कैसे, ऑप्शन से चेक करके इजीली बना सकते हैं। चलिए, होता क्या है कि इनकी आयु का जो डिफरेंस है उसका रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, हमेशा, चाहे वो 14 साल पहले हो चाहे बाद में हो। अगर 14 साल पहले आप 28 साल का है और बेटा उससे 28 नहीं 24 ले लेते हैं, 3 रेशियो दिया है ना, और बेटा 8 साल का है, तो अगर उस समय उसका डिफरेंस 16 था और अभी भी उनकी आयु का डिफरेंस 16 ही होगा, 14 साल बाद इनका 38 हो जाएगा तो इनका 22 होगा। ठीक है, तो जो आयु के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होता है, तो रेशियो भी हमेशा इक्वल ही होगा। तो सबसे पहले रेशियो इक्वल करते हैं, तो रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 4 और 3 का डिफरेंस 14 ईयर दिया है, 1 यूनिट का डिफरेंस 14 ईयर्स है। तो पूछ रहा है कि इस 6 यूनिट का वैल्यू, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 ईयर्स आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। 42 नहीं है, 42 नहीं है, 82 नहीं है, एक नंबर बच जाता है 3824। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी नंबर के लास्ट 3 का अंक वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए नेक्स्ट है, x² के मूलों की नेचर ऑफ फ्रूट्स ज्ञात करना है। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो बड़ा है 0 से तो मूल जो होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, यानी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के तो मूल जो होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और सेम होंगे। अगर d जो है छोटा है 0 से तो रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
और 3x² माइनस 6x माइनस 5, 3x² माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, ये a है, ये 6b है और यहाँ पे c माइनस 5 है। तो b² यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 है और c जो है माइनस का 5 है। तो 36 माइनस 4×3=12, 60 माइनस 60, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 96। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 96 है और 96 जो है वो बड़ा है 0 से। डिस्क्रिमिनेंट 96 है, 6 और 96 0 से बड़ा है, यानी कि इसका जो मूल होगा वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, यानी कि सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, एक साधारण ब्याज पर निवासित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 हो जाती है और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 3 वर्ष में बढ़ गई 750 रुपये, तो 1 वर्ष में 250 रुपया ब्याज लगता होगा क्योंकि साधारण ब्याज है। तो ये पहले वाले 2 वर्ष में 500 रुपया ब्याज लगा होगा, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 1250 माइनस 500 यानी कि 750 और ब्याज आ गया 250। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 250 बटा 750 ना 100% में 100/3 यानी कि 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, 1 2 3, 1 2, तो निर्मित अंतःखंडों का इसका अनुपात 3:4 है। तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का भी अनुपात 3:4 होगा, सेम अनुपात में काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक में टोटल 892 पृष्ठ है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो 52 पहले घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। 52 प्लस 52 घटेंगे तो 840 बचेगा। 840 को आधा करेंगे तो इसको मिलेगा 20 और इसको मिलेगा 420। तो कह रहा है कि पुस्तक के दूसरे भाग में, दूसरा भाग ये है क्योंकि दूसरा भाग कम है, 420 पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री और साइन स्क्वायर 68 डिग्री। साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 57 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री। अब ये हो गया साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए की आयु जो है वो बी से 2 गुनी है और सी की आयु बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, यानी बी अगर 3 है तो बी अगर 1 है तो सी 3 होगा। ठीक है, तो ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है, तीनों को जोड़ देंगे 6 यूनिट बराबर 42 दिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 होगा। ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें, यानी 3 यूनिट यानी 21 होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500
रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। एसपी अगर 1920 रुपया है और एसपी अगर 1500 है, तो हानि जो होता है वो दोनों बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस इसके बीच में होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 420 रुपये। इसको अगर आधा कर देते हैं तो 210 रुपया होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1710 रुपया होगा अगर बेचेंगे, 210 का फायदा, और अगर 1500 में बेचेंगे तो 210 का नुकसान। तो कह रहा है कि 110% लाभ अर्जित, सॉरी 100% लाभ अर्जित 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1710 का 110 बटा में 100% हो जाएगा आपका 11, वन यूनिट पे आएगा, और 11 7 77 1 78 8 इसमें है, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 0.424 पे बार है, इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको ले लेते हैं 424। जिस नंबर पे बार नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जितने नंबर पे बार रहता है उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने नंबर पे बार नहीं रहता है उसको 0 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 420 बटा में 990, ये कट जाएगा। 14 तिया 42, 33 तिया 99, कट जाएगा। आंसर होगा ए। अगला है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, वर्तमान वर्ष में उसका 38,640 रुपया है। परसेंटेज इंक्रीज बताना है। 4,140 रुपया बढ़ा है कितना पे? 34,500 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए कट जाएगा ये, और ये 0 0 कट जाएगा। चाहे तो कटा लें या फिर ऑप्शन से चेक कर ले। 12 से 12 पचे 60, तो यूनिट जो यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। 15 पचे 75, यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। 13 पचे 65, यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। 14 5 70, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। लेकिन अगर 14 लेंगे तो लास्ट में आएंगे, तो 14 तिया 42, 4200 से ज़्यादा का नंबर आएगा जब भी आएगा, इसलिए 14 ना होकर 12% आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसको बना भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। 4140 बटा में 345, अगर ये 5 से कटता है तो 8 45, 5 दूनी 10, 8 45, ये 5 से कटता है तो 25 9 45, 8 8 16 2 18, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 7 3 का 21, 3 18, ये 3 से कटेगा 23, ये कट जाएगा 1 2, 12 बार में 12% आंसर। नेक्स्ट है, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया, यानी कि 6 का गलती हुआ है कितना पे? 36 नंबर पे। तो सही माध्य ज्ञात करें, तो 1/6, इसको बता सक 1/6 को अगर डिवाइड करेंगे तो बनेगा 166, यानी कि 0.17 का इंक्रीज हो जाएगा, जो कि पहले अगर 42 था तो 0.17 यानी 42.17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात करें। पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 है, 7 है, एच 20 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 गुना 20, 308 0 3080। नेक्स्ट है, सरल कीजिए। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 का स्क्वायर। 9 का क्यूब 729, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13, 6 2 8 9, 793 आंसर। नेक्स्ट है, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है तो 30 मिनट
पहले पहुंच जाती है तो उसके घर और जन्मदिन की पार्टी। होता क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस में चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अगर दूरी को हम कांस्टेंट मान ले, इक्वल मान ले, तो चाल का जो उल्टा होगा वो समय होगा। तो अगर स्पीड 3:4 है तो टाइम 4:3 होगा। अगर स्पीड 3 था तो टाइम उसको 4 यूनिट लग रहा था, स्पीड 4 हो गया तो टाइम 3 यूनिट लगेगा। तो 1 यूनिट में वो बचाती है 30 और 20 50 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 4 यूनिट का वैल्यू 200 और 3 यूनिट का वैल्यू 150। तो 150 मिनट 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, या फिर 200 मिनट 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आप जिस पे निकालिएगा बन जाएगा। तो दूरी बराबर डिस्टेंस पूछ रहा है ना, हाँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, चाल गुना समय। चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा ले लेते हैं, और समय कितना है 200 मिनट। इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20×3=60, ये 10, तो दूरी कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा। गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसल आउट, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 108, 108 बटा में 4, 27 आ जाएगा। 36 गुना 3 बटा में 4 आ जाएगा 27। आर क्यूब बराबर कितना आ गया 27। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो 2r पूछ रहा है ना, हाँ, तो हो जाएगा 6। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका परीक्षा 1, 2 और परीक्षा 3 में 3 व्यक्तियों ए, बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी 3 परीक्षाओं में प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। चलिए, सबसे पहले ए का प्राप्तांक टेस्ट 1 में 45 है, टेस्ट 2 में 50 है, और टेस्ट 3 में ए टेस्ट 1 में 45, टेस्ट 2 में 50 और टेस्ट 3 में 75 नंबर प्राप्त करता है। यानी कि टोटल 7, 4, 11, 5, 16, 1, 17, 170 नंबर प्राप्त करता है। पूर्णांक ए और बी का 80 है और 3 के लिए 100 है। तो ए और बी का 80, 3 के लिए 100, मतलब टोटल नंबर हो गया 8 दूनी 16 और 100 26, 260। तो ये परसेंटेज में निकलेगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 1700 बटा में 26, यानी 8 दूनी 16, 850 बटा में 13। तो ये अप्रॉक्स आएगा 13×6 = 78, 7 जीरो 13×5 = 65, तो 13×5 = 65, तो बच जाएगा 705, 4×4 = 52, 13×3 = 39, 3, तो 13×3 = 39, 38 के आसपास आएगा। का परसेंटेज आ गया इतना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सी का परसेंटेज निकालेंगे। सी ने प्राप्त किए थे 40, 45, 85, 60, 150। सी ने टोटल 150 नंबर प्राप्त किए, कितना में 260 में। तो इनका परसेंटेज कितना होगा 1500 बटा में 26, यानी कि 750 बटा में 13, 13×5 = 65, 78, 13×5 = 65, बच गया 110, 6391, 110, 13×5 = 65, 100 ना, हाँ 100, 6391, बच गया 9 जीरो, 6391, तो 7 नहीं होगा 6 होगा, ये 9। ये अप्रॉक्स आ जाएगा
57.69%। ठीक है, ए को मिला 65.38%, बी को मिला 57.69%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 65.38 और 57.69, अप्रॉक्स में अंतर होगा 9। 12 में से 6 गया 6 और 65, 65, 64, 64 में 7 गया 7, 7.69 यानी कि 7.9 के अप्रॉक्स। निम्नलिखित चार्ट पी, क्यू, आर, एस और टी नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। सभी 5 सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी, सभी 5, 128, 165, 136, 111, 120, 8, 5, 13, 7, 20, 0 कैरी 2, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16 के 6 कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 1, 6। टोटल पॉलिसी बिकी है 660। उसमें से क्यू द्वारा बेची गई पॉलिसी है 165, परसेंटेज निकाल देना है। ये 0 से ये 0, 11 6 66, 11 कम 11, 11 5 55, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 50, 25, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 13x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल कितना है? सबसे पहले रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, और दूसरा वाला रूट निकलेगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो अगर रूट्स का मल्टीपल पूछेगा यानी a इंटू बी, तो इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो नीचे बचेगा 4a, और ऊपर ये देखिए अगर माइनस बी ए है तो ये जो है b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² यानी कि माइनस बी का स्क्वायर a² माइनस b² यानी कि अंडर रूट b² माइनस 4ac का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा b² माइनस b² प्लस 4ac। चलो सबसे पहले -4ac लिखते हैं, और फिर जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो +4ac हो जाएगा बटा में 4a, और a में मल्टीप्लाई होगा तो 4a²। तो ये b² से b² कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 4ac बटा में 4a²। 4a से 4a कट जाएगा, बच जाएगा c/a, यानी कि मूलों का गुणनफल जो होगा वो हमारा c/a होगा। तो इस द्विघात समीकरण में c कितना है 6 और a कितना है 3, तो 6/3 यानी कि 2 होगा। इसी तरह अगर मूलों का सम निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, कुछ ना कुछ कटेगा तो बचेगा आपका माइनस का b/a। तो सम ऑफ द रूट्स जो होगा, अगर अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स माइनस का b/a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी कि 3 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना 8 पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 75 बटा में 2, यानी कि 37.5% का डिस्काउंट पहली योजना से। 5 खरीदे 6 पाए, यानी कि 1 का डिस्काउंट 6 पे हो रहा है ना, तो इस पे टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा आपका 16.66% का। 10% और 5% की दो क्रमिक छूट, यानी कि 10 प्लस 5 माइनस 10 गुना 5
बटा में 100 यानी कि 10 5 15 15 यानी कि 15 में से 0.5 घटेगा तो 14.5%। तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में है? योजना 1 में। तो योजना 1 आंसर होगा। नेक्स्ट है 48 और 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 576 है। 48 72 और x का एलसीएम 576 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? चलिए देखते हैं। इसका अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1। अगर इसका हम फ्रैक्शन करते हैं तो 8 इंटू 9 यानी कि 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर। x हमको निकालना है। इसका अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा 9 गुना 9 6 54, 9 चौका 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 2 का पावर 6। तो इनका इनका और इनका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा पावर लेते हैं तो ये 2 का पावर 6 जो होगा वो x का एक फैक्टर होगा। 2 का पावर 6 और 3 का पावर भी कुछ होगा तो k मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर k। तो 2 का पावर 6 यानी 64। अगर 3 का पावर k अगर 0 रखते हैं तो ये टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर आएगा 64 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो दूसरा 3 का पावर अगर k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 64 3 जा चौथी वर्ग 2 हासिल 192 आएगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 64 इंटू 9 9 36 हासिल 3 9 29 57 576। 576 भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है और 576 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा 192। नेक्स्ट है इतना का मान किसके इक्वल में होगा? 61248। अच्छा, सब में 61248 दिया है मतलब डेसिमल पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट 1 2 पॉइंट और 4 6 पॉइंट डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 4 2 6 3 9 नहीं होगा। 4 2 6 2 8 नहीं होगा। 3 3 6 पॉसिबल है। 2 3 2 5 नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। व्यंजक 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप क्या होगा? यानी a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट है। इसका विस्तृत रूप होता है एक्सपेंडेड फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac। चलिए a स्क्वायर a की जगह क्या है? 3a माइनस 4b माइनस 2c। a की जगह पे 3a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर 16b स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 2bc 2 इंटू b इंटू c। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16bc माइनस 2ab करते हैं 12 12 ए सी। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर तीनों में दिया है माइनस 24b 24ab 24ab ठीक है प्लस 16bc प्लस का 16bc ठीक है माइनस का 12ac माइनस का 12ac क्योंकि 3a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ac आएगा। ऑप्शन 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम, मोहन और सोहन कोई व्यवसाय शुरू करते हैं।
राम, मोहन, सोहन कोई व्यवसाय शुरू किया, जो कि टाइम है 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए। लाभ का अनुपात दिया है 5:4:7। तो लाभ का जो अनुपात होता है वो राशि को समय से गुना करते हैं, मतलब टोटल कितना राशि इन्वेस्ट किया गया है उस रेशियो में होता है। तो अगर लाभ 5:4:7 में है तो राशि क्या होगा, तो 5x होगा, 4x होगा और 7x होगा। मान लेते हैं इतना 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 पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, तो इसका 1 महीने का इन्वेस्टमेंट 6 से भाग देंगे तो निकलेगा। इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया था 12 महीने के लिए, तो 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का निकलेगा। और इसने इन्वेस्ट किया था 14 महीने के लिए, 14 से भाग देंगे तो 1 महीने के लिए निकलेगा, तभी उनका संबंधित निवेशों का अनुपात निकल पाएगा। तो ये हो जाएगा 5x/6, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x/3, ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा x/2। तो इनको अब एक फ्रैक्शन को गायब करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये बचेगा 5x रेशियो, 3×2=6, 2x रेशियो, 2×3 यानी कि 3x। तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2:3। अगला है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर पहला, शंघाई हिरन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। शंघाई 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 पाई जाती है मणिपुर में। राजस्थान में चिंकारा पाया जाता है, जो कि वहां का स्टेट एनिमल है। तेलंगाना, तेलंगाना का जिंका या फिर चीतल स्टेट एनिमल है। केरल का स्टेट एनिमल क्या है, हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः की दिशाओं को निरूपित करते हैं। ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी होता है, ये मध्यमा होता है। तो अंगूठा अंगूठा निरूपित करता है बल को, और तर्जनी निरूपित करता है चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा निरूपित करता है विद्युत धारा को। अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किसको नियुक्त करती है, अंगूठा बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय विनिमय यानी एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में ये गार्ड सेल्स है, सेंट्रॉइड है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन और रंध्र, रंध्र यानी स्टोमाटा। तो गैसीय विनिमय में काम आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम है, यह क्या करता है, स्टोमाटा जो है पत्तियों के बाहरी परत एपिडर्मिस पे छोटे 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 छिद्र होते हैं, जो गार्ड सेल्स से घिरे रहते हैं। तो मतलब इनके ऊपर गार्ड सेल्स होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसी स्टोमाटा के थ्रू और ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर वेपर का एक्सचेंज, मतलब इन्वायरमेंट से वाटर अगर कभी जरूरत पड़ी तो पत्तियों के अंदर, और पत्तियों में एक्सेस हो गया तो इन्वायरमेंट में। ये किसका काम है, स्टोमाटा का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मशीनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थलों में से एक है और यह कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ियां नहीं होंगी। महादेव की पहाड़ियां एमपी में है, मध्य प्रदेश में, वो तो हो नहीं सकता। लुसाई की पहाड़ियां आपका मिजोरम में है, यहाँ पे भी नहीं है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है, यहाँ भी नहीं है। खासी की पहाड़ियां जो कि मेघालय में है, तो वहीं पे मौसिनराम है जो पृथ्वी का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत मोटर आर्मेचर का भाग है? आर्मेचर का भाग होता है सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरा होता है आर्मेचर कॉइल, तीसरा पार्ट उसका होता है स्प्लिट रिंग, और फोर्थ पार्ट होता है एक्सेल। तो निम्न इनमें से कौन से विद्युत मोटर आर्मेचर के भाग है? सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल, यानी चुंबक नहीं है, यानी कि के एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित IV ग्राफ में 3 प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के लिए दिए गए आलेखों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ओम्स लॉ पे ये बनेगा। हाँ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज और करंट का अगर ग्राफ दिया है तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकलता है। तो क्या करता है ना कि अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, अगर वोल्टेज यहाँ पे मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, ये वोल्टेज, ये करंट है। मान लेते हैं करंट 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है और 4 एम्पियर का है। सबसे पहले R3 दिया है, दूसरा R2 दिया है और पहला R1 दिया है। मतलब अगर R1 में आपका करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 इज इक्वल टू होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। तो रेजिस्टेंस 1 V कितना है? अगर रेजिस्टेंस 1 के लिए अगर V देखें तो अप्रॉक्स 5 के लगभग है और रेजिस्टेंस 4 के लगभग है। तो ले लेते हैं 5 वोल्ट बाई 4 वोल्ट, यानी कि 1.25 ओम का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस 2 अगर देखें हम, तो रेजिस्टेंस 2 अगर वोल्ट 10 है और एम्पियर अप्रॉक्स 2.5 है, तो रेजिस्टेंस 2 10 बाई 2.5 यानी कि 4 ओम का होगा। और रेजिस्टेंस 3 जो कि अप्रॉक्स 15 के आसपास है, वोल्ट इसका 15 है और करंट इसमें जो है 1 एम्पियर का है, तो रेजिस्टेंस 3 जो होगा उसका रेजिस्टेंस होगा 15 बाई 1 यानी कि 15 ओम का। तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो यह निकलेगा कि R1 जो है वो छोटा होगा R2 से, वो छोटा होगा R3 से, यानी कि रेजिस्टेंस 3 जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी और तो करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। R1 छोटा होगा R2 से, पहला नहीं होगा। R1 छोटा होगा R2 से और R नहीं होगा, R3 सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है? ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड प्लस सी, ZnOC, ये रेडॉक्स है। MnO2 4HCl, MnCl2 2HCl, ये भी रेडॉक्स का, क्योंकि इसमें मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रेडॉक्स का है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी है। यहाँ पे सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है।
तो ये भी है, बच गया ये AgNO3 NaCl AgCl NaNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 65। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होता है? मल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच का विभव पात ज्ञात कीजिए। विभव पात, विभव पात क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। विभवपात का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात करना है कहाँ? 4 ओम्स के प्रतिरोध के पास। तो सबसे पहले करंट ज्ञात कर लेते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर V इज इक्वल टू, चलिए 4 ओम का सबसे पहले ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम का हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V 10 ओम के पास कितना हो जाएगा? I है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और ये 5 वोल्ट है। तो I इज इक्वल टू 5/10, यानी कि 1/2 एम्पियर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और 4 ओम्स के पास, 4 ओम के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले पे निकलेगा। I 1/2 है, रेजिस्टेंस 4 ओम का है, कट जाएगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? 279 जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद। यूपीएससी का चर्चा 315 से 323 में है, इलेक्शन कमीशन 324 में, और फिनांस कमीशन 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो निर्जल सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग अग्निशमन के जो वो होता है जिससे आग बुझाया जाता है उसमें होता है।
जब हम उसके नॉब को दबाते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करता है और दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग को बुझाने में सहायक होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और फिर क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। कार्बोनेट कार्बोनेट Na2CO3 को अगर बोलते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 टू डेकाहाइड्रेट NH2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है जो कि 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलन होता है। मतलब दोनों कथन सही है। अगला है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी हुई है और यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू दिया है 25 सेंटीमीटर जो कि निगेटिव में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड रखा जाता है। v जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, v जो है पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v बाई यू, तो माइनस का 30 बाई माइनस का 25 यानी मैग्निफिकेशन होगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं। साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12 कार्बन के बॉन्ड 12 हाइड्रोजन के बॉन्ड 12 और टोटल 18 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? ये होता है आपतित किरण और ये होता है निर्गत किरण, AB और CD। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विखंडन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइंड्री फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मुकुलन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बच गया है ग्राफ्टिंग। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में किसके बराबर है? अगर ये गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, फोकस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वाचर और इसको रेडियस ऑफ कर्वाचर पोल और सेंटर ऑफ कर्वाचर के बीच में बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वाचर जो है वो फोकस का दुगना होता है यानी कि 2f होगा। 2f कहाँ है? यहाँ पे। ध्रुव और वक्र केंद्र यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वाचर के बीच की दूरी को ही रेडियस ऑफ कर्वाचर भी कहते हैं जो कि फोकस से दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तीस्ता, तीस्ता जो है तो लाहामो से निकलती है जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। गोदावरी, गोदावरी जो है यह कहाँ से निकलती है? ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? महाराष्ट्र। नर्मदा, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, ये निकलती है राक्षस ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है? भाग 4A। भाग 9A,
भाग 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। भाग 7 को निरस्त कर दिया है और भाग 5 में यूनियन की चर्चा है। नेक्स्ट है, नौरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नौरोज त्योहार जो है वो पारसियों से संबंधित है। ठीक है, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत और विभिन्न गुण। तीनों, ए, बी और सी, तीनों से। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे तो 2 को कोष में बट जाएगा। ये ए में 2, एल में 6, एल में 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p। हाँ, पहला कोष और ये दूसरा कोष यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में क्या होती है? ये रहा गोलीय दर्पण। पोल फोकस से दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वाचर। तो कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में, तो वक्रता त्रिज्या पोल से सेंटर ऑफ कर्वाचर होता है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वाचर जो है, अगर रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वाचर, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वाचर जो है वो रेडियस का आधा होगा, यानी r/2। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है। आयोडीन है पोटैटो जूस में डाला जा रहा है, तो वो कैसा हो जा रहा है? ब्लू और ब्लैक हो जा रहा है, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है, अविलय अवक्षेप यानी इनसोल्यूबल precipitate, इनसोल्यूबल precipitate उत्पन्न करती है, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि ये वाला अवक्षेपण अभिक्रिया। 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा सुमेलित नहीं है? मेघालय में खासी चलता है। आंध्र प्रदेश तेलुगु। केरल में मलयालम। कन्नड़ चलता है। और मणिपुर में मैतेई, यानी कि सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। 1/3 यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जितनी भाग में काटेंगे प्रतिरोध भी उतना ही भाग हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 4 ओम का प्रतिरोध रजिस्टर है, तो अगर हम इसको 20 से काट देंगे तो दोनों 2 ओम 2 ओम हो जाएगा। 6 ओम का है, 3 पार्ट में करेंगे तो 2 ओम 2 ओम और 2 ओम का हो जाएगा, यानी R/2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक है, यानी कि इसमें 4 परमाणु होते हैं। सोडियम डीएम सॉरी नियॉन, सोडियम नहीं है, नियॉन है। नियॉन मोनो एटॉमिक है, 1 परमाणु होता है।
ये आर्गन मोनोएटॉमिक है, एक परमाणु होता है। सल्फर जो है पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक में इसके पास शायद 8 परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसके पास है? सल्फर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? अधिक खेती मृदा अपरदन को, सिंचाई के घटिया तरीके नहीं सहायक होंगे, मवेशी चारण सहायक नहीं होगा, एक बच गया समोच्च रेखीय जुताई, जो कि मृदा अपरदन से बचा सकता है। गुर्दे में मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किन 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है? प्रक्रिया है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन ये नहीं होगा, ये हो सकता है निस्पंदन। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, हाँ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो ये उन्मूलन है, यानी कि एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन तो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। निस्पंदन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, यानी कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पास किया गया? भारतीय संग्रहालय अधिनियम 2009, 10, 9, 10, 10। भारतीय संग्रहालय अधिनियम 2010 में पास किया गया। हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से कहाँ है? हाजी अली दरगाह मुंबई में है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है? ई कोलाई क्लोरीफॉर्म। 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया 1964 में, बट ग्रुप डी में ये आंसर दिया हुआ है। इसमें HUIL की स्थापना की गई थी दूसरे योजना में। नेक्स्ट है करंट अफेयर देखेंगे। 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा है? 134वां। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ये होगा ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि बिहार के राजगीर में हुआ था का शुभंकर क्या रखा गया है? गुड़िया। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। सेट खत्म। थैंक यू।